हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट पर जो अभी मंडे गया है उससे बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस स्टार्ट है। सो आज हमारी क्लास 2 है और उसमें हम सेकेंड यूनिट कंपैरेटिव रिजीम अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में मतलब एक तरीके से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से आपको क्या समझ में आ रहा है। साफ बात ये हो रही है यहाँ पे कि पॉलिटिक्स को कंपेयर किया जा रहा है। सो इसमें अलग अलग देशों को कंपेयर किया जाता है, उनकी इकोनॉमी, उनका कल्चर, उनकी सब चीज़ों को आपस में कंपेयर करने के बाद एक चीज़ बनती है जिसको ये कंपेरेटिव पॉलिटिक्स बोलते हैं। अच्छा, ये नहीं है कि सिर्फ मतलब पॉलिटिक्स को ही ये अलग में करते हैं। हाँ, अलग में करते हैं पॉलिटिक्स को कंपेयर, लेकिन जो बाकी चीज़ें होती हैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में, कि कल्चर है, खान पीन, रहन सहन अलग अलग देशों का, अलग अलग राज्यों का, वो सब भी आपस में कंपेयर करते हैं। ओके, सो आज का जो टॉपिक है हमारा अथॉरिटेरियन सत्तावादी और डेमोक्रेसी लोकतंत्र है। सो उससे पहले हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और कंपैरेटिव गवर्नमेंट में फ़र्क समझ लेते हैं कि इसके अंदर अंतर है क्या, डिफरेंस क्यों क्या है इसके अंदर। देखो, तुलनात्मक राजनीति को मतलब आगे समझने के लिए, जी इसको हम आगे समझ पाए कि अथॉरिटेरियंस या फिर लोकतंत्र क्या है, उससे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शासन क्या है और राजनीति क्या है। ओके, सो दोनों शब्दों का जो यूज़ है वो आपस में एक दूसरे के लिए ही किया जाता है, लेकिन इन दोनों के मीनिंग अलग है। इन दोनों के जो मतलब निकलते हैं वो बिल्कुल अलग है, इन दोनों के काम भी बिल्कुल अलग है, लेकिन आपस में इनको इंटरेक्ट करने के लिए ही इनका यूज़ किया जाता है। जो ट्रेडिशनल जो एक तरीका है, उससे पॉलिटिकल का जो कंपैरेटिव स्टडी है ना, उसको तुलनात्मक शासन की संज्ञा दी गई है। ये बात आपको समझ में आई। एक ट्रेडिशनल रूप से, पुरानी सोच से, उसको राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन को, जो पॉलिटिकल जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसको पढ़ने के तरीके को पुराने तौर में तुलनात्मक शासन कहा जाता है। ठीक है, जो तुलनात्मक राजनीति को पुराने तरीके से पढ़ता है और ट्रेडिशनल टाइम से जो ये चली आ रही है उसको तुलनात्मक शासन बोलते हैं, कंपैरेटिव गवर्नमेंट। बट आज के टाइम में ये नहीं है, क्योंकि अब 21st सेंचुरी है। जब से अब तक काफ़ी चेंजेस आ गए, सब कुछ हो गया, तो धीरे धीरे तुलनात्मक शासन जो है, कंपैरेटिव पॉलिटिक वो सॉरी गवर्नमेंट, उसका जो शासन है, उसका जो महत्व है, वो सब खत्म हो गया था। ओके, सो जो तुलनात्मक शासन की जो मुख्य विशेषता है ना, वो ये है, जैसे विभिन्न देशों को राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर बल देना, कि जो अलग अलग देश हैं उनके जो संविधान है, उनकी स्पेशल जो वो है शक्तियां हैं, और उनके जो स्पेशल एक्ट्स हैं, लॉज हैं, उन सब पर बल देना, उन सब पर ध्यान देना। और अलग अलग देशों में जो राजनीतिक इंस्टीट्यूट्स में काम होते हैं उन सब पर ध्यान देना, और जो ग्रुप्स में और शक्तियों का जो यूज़ होता है, औपचारिक और अनौपचारिक, ऑफिशियल और अनऑफिशियल तरीके से होता है, उन सब पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। ओके, सो तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में हम लोग राजनीतिक संस्थाओं, व्यवहारों और आधुनिक शासन की प्रमुख व्यवस्थाओं की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। इन्होंने क्लियरली यहाँ पर बता दिया है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है, कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्कोप्स में हम लोग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट, राजनीतिक संस्थाएं, बिहेवियर, व्यवहार और आधुनिक शासन, जो मॉडर्न गवर्नमेंट है, गवर्नेंस है, शासन है, उसकी जो प्रमुख व्यवस्था है, सिस्टम है, उसकी प्रक्रिया, उसकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसका अध्ययन करते हैं। ओके, सो अब जैसे कि अब पीछे के टाइम से आप देखते हुए आ रहे हो, अभी पहले अरस्तु ने तुलनावादी थे सबसे पहले, उन्होंने फिर उसके बाद आगे और लोगों को बढ़ाया, और फिर उसके बाद और भी विचारक आए जिन्होंने इस चीज़ को बहुत आगे बढ़ाया। तो धीरे धीरे करते करते अब जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे विचारक भी बढ़े और उनकी सोच भी बढ़ती गई। उनमें अलग अलग सोचने की मतलब ये हो गई कि यार अब ये एक तरीके से ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का नाम दिया गया है, तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत है। दोनों का काम एक ही तो है, बल्कि दोनों का काम अलग अलग है। जबकि
इसको फिर भी एक साथ जोड़ा जाता है। तो जो 20वीं शताब्दी में विचारक आए थे, उन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट करने की कोशिश की, उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत महसूस करी। उसमें जो कानूनी जो वो थे, संस्थाएं थी, इंस्टीट्यूट्स थे और ऑफिशियल जो इंस्टीट्यूट्स थे, उन सब में चेंजेस करने की, उसको बहुत एक डिसिप्लिन मतलब आदर्शवादी उपागम मतलब डिसिप्लिन पर्सपेक्टिव के रूप में बनाने की ज़रूरत महसूस करी। और उनकी उन्हीं प्रयासों से, उन्हीं कोशिशों से, उन्हीं जद्दोजहद से वो बहुत आगे बढ़ गए और उन्होंने कंपैरेटिव गवर्नमेंट, तुलनात्मक शासन वर्ड को ही ख़त्म कर दिया। ठीक है। सो ये था मतलब एक छोटा सा मैंने आपको हिंट दिया है कि आपको पता लग जाए कि पॉलिटिकल जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है और कंपैरेटिव गवर्नमेंट है, उन दोनों में फ़र्क क्या है और इन दोनों वर्ड्स को एक साथ यूज़ भी क्यों किया जाता है। तो ये थी इसके पीछे की सारी थ्योरी। ओके। सो अब हम आते हैं अथॉरिटेरियन, सत्तावादी। देखो, सत्तावादी से मेनली साफ बात यहाँ ये पता लगती है, अपना रौब चलाना, फालतू का मतलब लोगों पर हुक्म चलाना। पहले के टाइम में सब जानते हैं, गुलाम थे सब देश और तानाशाह चलता था सब, मतलब एक जो लीडर होता था वही लीड करता था। और जैसे अलग अलग अभी पोस्ट पर लोग होते हैं या जो भी होता है, उस टाइम ऐसा नहीं होता था। उस टाइम सिर्फ जो राजा ने कह दिया कि हाँ जी इसको मार दो, ये मरेगा, चाहे कोई वजह हो या ना हो, तो वो मरता था, उसको मारा जाता था, फांसी लगा दी जाती थी, शूट कर दिया जाता था, या उसको गाय बैलों के उसमें मतलब जो उनकी जगह होती है वहाँ छोड़ दिया जाता था, वो कुचल के मर जाते थे। तो ऐसी उनको सजाएं भी दी जाती थी। तो एक तरीके से जो सत्तावादी है ना, इसके बेस पर ये इतना बढ़ गया था उस टाइम कि इस पे काफ़ी सारी बुक्स वगैरह भी लिखी जाती थी, जैसे अथॉरिटेरियन पर्सनैलिटी, और बहुत सारी बुक्स भी थी, मैंने आपको बस एक ही हिंट के लिए दी है। सो जो सत्तावाद है वो मेनली बस यही बताता है कि जो हूँ मैं हूँ, मेरे अंडर में सब कुछ है, मैं ही करूँगा जो करूँगा, अब चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे। वैसे पीछे के टाइम में देखा जाए तो ऐसा कोई भी तानाशाह या कोई भी राजा ऐसा नहीं आया जिसने आम पब्लिक जो है उसके हक में कोई अच्छी बात करी हो। हमेशा अपना ही चलाया है कि हाँ जी जो मैं कह रहा हूँ वही होगा। उनसे काम करवाना, उनको 24-24 घंटे काम करवाना, खाना पीना नहीं देना, लोग बेहोश हो जाते थे, मर जाते थे भूखे पेट, फैमिलीज उनकी मर जाती थी। सो उन लोगों की निगाह में ऐसा कोई वो नहीं होता था कि हाँ जी मर रहा है और लोग हैं काम कर लेंगे, वो ऐसा सोचते थे। सो अब जो ये सत्तावादी मतलब इसमें अथॉरिटेरियन इसमें जो पढ़ना है आपको, उसमें इन लोगों ने जो है इसकी विशेषताएं मतलब आपके जो सिलेबस में है उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ही पढ़नी है। तो ये जो सत्तावादी का ये जो थोड़ा बहुत इंट्रो था ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे सत्तावादी है क्या। मेनली काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सत्तावादी, राजा, तानाशाह, देखो ये सब चीज़ें एक ही होती हैं। इन लोगों का मकसद यही होता है कि सामने वाले को तड़पाना, अपना काम करवाना और उसको तड़पाना, और कुछ मकसद नहीं होता इनका। सो इसमें इन्होंने एक तरीके से कंपेयर पूछा है कि अब डेमोक्रेसी में और सत्तावाद में कंपेयर बताओ। तो हम पहले इसकी जो विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। सत्तावाद की विशेषताएं, सबसे पहली है केंद्रीकृत शक्ति। मैंने आप लोगों के लिए इसमें इंग्लिश में भी इसको लिख दिया है ताकि आपको उसको समझने में काफ़ी आसानी हो सके। देखो, केंद्रीकृत शक्ति से साफ साफ ये जाहिर होता है कि पूरे सेंटर जो है, पूरा सेंटर जो है, समझ लो एक तरीके से इंडिया ले लो। इंडिया में अगर सत्तावाद होता तो वो पूरे इंडिया को मतलब ये बोलता यार ये मेरी मर्जी से चलेगा, मैं जो बोलूँगा वो होगा। तो एक तरीके से जो सत्तावाद होते हैं पूरे सेंटर पे रौब चलाते हैं, सेंटर से ही कहते हैं कि यार हम ही सब कुछ है, हम ही करेंगे, चाहे दाएं बाएं कोई हो या बीच में कोई हो, हमारा कहना मानेगा। सत्तावाद का ये जो इस सबसे स्पेशल जो इसकी विशेषता है, स्पेशलिटी है, वो सबसे ये है। सेकेंड है इनफॉर्मल और अनरेगुलेटेड एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल पावर, कि उसका औपचारिक, अनौपचारिक और बेफालतू में जो पॉलिटिकल पावर है उसका यूज़ करना, कि किसी भी चीज़ पे पॉलिटिकल पावर यूज़ कर दी, हाँ जी उसको अपना फ़ायदा दिख रहा है, उसको किसी की ज़मीन हड़पनी है, उसको वहाँ अपना फ़ायदा दिख रहा है तो वो मार देगा उसको। वो पॉलिटिकल पावर का यूज़ कर रहा है, गलत यूज़ कर रहा है, अनौपचारिक यूज़ कर रहा है, फॉर्मल यूज़ नहीं कर रहा वो। थर्ड है एब्सेंस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का अभाव। देखो यहाँ पर एक ये बात आती है कि सत्तावाद में लोग वोट देते ज़रूर हैं लेकिन वो एक तरीके से फॉर्मेलिटी होता है।
जैसे हम आप लोगों को मतलब एक वो दे देती हूँ, आप लोग जो 18+ स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने भी वोट दिया होगा, तो आप लोग जिसको वोट देते हो वो जीतता है। लेकिन इनके यहाँ जो सत्तावाद होते हैं, वो लोग वोट दो या ना दो, एक ही बात है, उनको जिसको जीतना है और जितवाना है वो जीतेगा ही जीतेगा। लेकिन वोट लेना देना एक मतलब फॉर्मेलिटी के बेस पर भी देखा जा सकता है। फोर्थ है सार्वजनिक चर्चा और लोकमत का अभाव, जो एब्सेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन है और पब्लिक डिसीजन है। कि मतलब पब्लिक यार भाड़ में गई, सारा जो है हमारा है, हमें ही देखना है, हमारा ही करना है, मतलब जैसे मरने के बाद तो ये साथ लेकर ही जाएंगे इसको, ऐसा रहते थे बिल्कुल। कि पब्लिक को कुछ वो करना ही नहीं है, कुछ मानना ही नहीं है। अब अपना अपना देखो, जिसकी ज़मीन हड़पनी है हड़पो, जिसको मारना है मारो, जिसका जो खाना है वो खा जाओ। लेकिन सत्तावाद ये यार क्या कर सकते हैं, सत्तावाद तो करेगा ही करेगा ऐसा। फिफ्थ पॉइंट है अथॉरिटी इज नॉट अकाउंटेबल टुवर्ड पब्लिक ओपिनियन एंड सिटीजन, लोगों के प्रति उत्तरदायित्व का अभाव। उत्तरदायी या उत्तरदायी मतलब ये हंसी आ रही है इन लोगों के पास, उत्तरदायी का ये वर्ड मुझे बिल्कुल अजीब लग रहा है। इन लोगों को एक मतलब वो होता है कि जब ये अपना फ़ायदा देख ही रहे हैं तो ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी संभालेंगे, ये क्या ये समझेंगे कि पब्लिक ओपिनियन भी ज़रूरी है, कि पब्लिक यार क्या कहती है हमारे बारे में, हमें कितना पसंद करती है, हमें कितना नापसंद करती है। इनके लिए ये बात कोई मायने नहीं रखती, इन लोगों को वो खुद पसंद है तो वो अपना राज चलाएंगे ही चलाएंगे। नेक्स्ट है शासन विरोधी गतिविधियों का दमन, जो शासन के जो विरुद्ध गतिविधियां थी, एक्टिविटीज़ थी, उनको रोकना। जस्ट लाइक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सो एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं ये बता देती हूँ, जैसे कोई मान लो पब्लिक में कोई ऐसा जीदार निकल गया कि हाँ जी मैं इनका विरोध करूँगा, तो उसने अपनी टीम बना ली, पूरी एक ग्रुप बना लिया। उसने शासन के विरुद्ध ये मतलब ये उठाया कि तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो, हमें सुकून नहीं है, हमें अपनी जगह पर रहने के बावजूद सुकून नहीं है। तो जो शासन के विरुद्ध गतिविधियाँ होती थी उसका दमन करना इनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता था। ओके। उसके बाद है एब्सेंस ऑफ सिविल लिबर्टी एंड राइट, जो नागरिक अधिकार थे उनका अभाव। नागरिक अधिकार मतलब क्या वैल्यू क्या है नागरिक अधिकारों की, जब वो उनकी बात मान ही नहीं रहे तो नागरिक अधिकार आए कहाँ से गए, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ मीडिया बाय अथॉरिटेरियन इनकम्बेंट, जो राज्य के द्वारा जनसंचार के साधनों पर नियंत्रण। अब देखो, राज्य सत्ता के अंदर ही आता है पूरा, मतलब जो उसके अंदर मीडिया आएगी, पुलिस आएगी, लोग आएंगे, वो सब एक तरीके से सत्ता के अंदर ही आएगा, जो शासन कर रहा है उसके अंडर आएगा। इनफैक्ट पहले तो ऐसा होता था कि उनसे पूछे बगैर वो लोग एक चीज़ भी मतलब एक तरीके से अपलोड, मैं आप लोगों को बोलती हूँ जो आपको समझ में आ जाए, अपलोड नहीं करते थे, या वो मीडिया वाले छापते नहीं थे, न्यूज़पेपर में नहीं देते थे, कि पहले शासक से पूछा जाएगा, इन्होंने बोल दी हाँ कि ये छापो तो वो छपेगा, वरना नहीं। तो वो जो पूरी मीडिया थी, जनसंचार सारे माध्यम थे, वो सब उनके अंडर में थे। और नेक्स्ट है सत्ताधारी को हटाने के लिए विधि सम्मत तरीकों का अभाव, की मतलब सत्ताधारी को हटाने के लिए एक विशेषता ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसको हटाने के लिए काफ़ी कोशिशें की जाती थी, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही जुल्म, कुछ ज़्यादा ही बदतमीजियाँ होती थी उस टाइम पे। वो उन लोगों को कोई मैटर नहीं था, मतलब कि आम पब्लिक क्या हो रहा है, गाय बकरियों की तरह चराए जा रहे हैं, उन लोगों को कुछ वो नहीं है। और नेक्स्ट है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का अभाव, कि राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता है उसकी अपोजिशन पार्टीज जो है उसका विरोध करना, कि नहीं जी ये नहीं आएगी, मेरी जगह पे मैं ही रहूँगा, और वगैरह वगैरह। और विचारधारा का प्रयोग सत्ता को औचित्य प्रदान करने के लिए, कि विचारधारा इनमें एक मतलब एक विचारधारा ये रखते थे कि हमारा सत्ता का जो प्रयोग है हम कैसे करें और दूसरे को कैसे पीछे हटाए, ये थी इनकी सारी विशेषताएं। ओके। सो अभी इस जो ये यूनिट है इसमें दो वो पढ़ने हैं, एक अथॉरिटेरियन सत्तावादी और एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक। तो मैंने आज आपको अथॉरिटेरियन समझा दिया है बहुत अच्छे से, आप इसके नोट्स बना लो। नेक्स्ट क्लास हमारी 13 नवंबर फ्राइडे को होगी और उसमें हम इसी के आगे का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे, लोकतंत्र। और आपको इससे रिलेटेड आज का जो भी हमने सब पढ़ा है इसमें कोई विशेषताओं में या इंट्रो में या किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आई हो, सो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।